अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसके ओनली पॉजिटिव डिवाइज़र या तो वो नंबर खुद हो या वन हो, क्योंकि वन तो हर नंबर का डिवाइज़र होता है। तो जिसके वाहिद पॉजिटिव डिवाइज़र्स वो नंबर और वन हो, वो प्राइम नंबर होगा। या हम कह सकते हैं कोई भी नंबर प्राइम कब होगा। अब पॉजिटिव डिवाइज़र्स के अलावा अगर हम देखें तो अगर उसके पॉजिटिव डिवाइज़र्स के अलावा डिवाइज़र्स -1 और -p हो तो उस सूरत में वो प्राइम नंबर कहलाता है। एन इंटीजर p greater than 1 is called a prime number or simply a prime if its only positive divisors are 1 and p, और p greater than 1 is called prime if its only divisors, अब यहाँ पॉजिटिव की नई कंडीशन लगाई, if its only divisors are +-1 and +-p. For example, 2 is prime, its only divisors are 1 and 2, 3 is prime, 5 is prime, 7, 11, 13 and so on. कंपोजिट नंबर्स, कोई भी इंटीजर जो ना तो प्राइम हो और ना ही वन हो वो होगा कंपोजिट नंबर। जैसे 4 जो है वो कंपोजिट है, इसके डिवाइज़र्स क्या हैं? 1 है, 2 है, 4 है। तो इसके पॉजिटिव डिवाइज़र्स 1 और इट सेल्फ के अलावा 2 भी एक आ रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं होगा, तो ये कंपोजिट हो गया। अब आगे नोट है कि 1 जो है एक स्पेशल नंबर का स्पेशल टाइप का नंबर है, क्योंकि ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अब 1 जो है वो प्राइम क्यों नहीं है, इसका आंसर आप लोगों ने ख़ुद सोचना है, अगर चाहें तो कहीं से सर्च भी कर सकते हैं। और सेकंड नोट है कि 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम, कि 2 जो है वो वाहिद इवन प्राइम है, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर होगा वो कंपोजिट ही होगा, क्योंकि वो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। तो उसके डिवाइज़र्स वो नंबर और 1 के अलावा एक और नंबर 2 भी आ जाएंगे। उसके बाद परफेक्ट नंबर्स हैं। एन इंटीजर इज सेड टू बी परफेक्ट इफ़ द सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइज़र्स इज़ ट्वाइस ऑफ द इंटीजर। कोई नंबर परफेक्ट कब होगा? अगर इसके डिवाइज़र्स का हम सम लें तो वो उस इंटीजर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने के इक्वल आ जाए। यानी फर्स्ट किया 6 जो है वो परफेक्ट नंबर है। कैसे? 6 के डिवाइज़र्स क्या हैं? 1, 2, 3 और 6। अब हमने 6 के जो डिवाइज़र्स हैं उनका सम किया तो आंसर आ गया 12, और 12 किसके इक्वल है? 6 टाइम्स 2। इसी तरह 28 भी एक परफेक्ट नंबर है, इसके डिवाइज़र्स हैं 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। जब हमने डिवाइज़र्स का सम किया तो आंसर 56 आया, और 56 किसके इक्वल है? 2 टाइम्स 28। इसके बाद नेक्स्ट लेमा है 10। बुक, ये जो नंबरिंग है ये बुक के ऊपर है। लेमा 10, लेट d greater than 1 be the smallest positive divisor of an integer n, then d is prime। ये लेमा हमें क्या बता रहा है? किसी भी इंटीजर का जो सबसे छोटा डिवाइज़र होगा वो प्राइम ही होगा। अब किसी भी इंटीजर के डिवाइज़र 1 तो होता है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि 1 जो है वो प्राइम नहीं है। इसका मतलब उसके बाद जितने भी डिवाइज़र 1 के अलावा जितने भी डिवाइज़र्स हैं उनमें सबसे छोटा डिवाइज़र एक प्राइम नंबर होगा, क्योंकि अगर वो प्राइम नंबर ना हुआ तो उसका फिर और भी कोई नया डिवाइज़र आ सकता है। तो एग्जांपल देख लें, n इज़ इक्वल्स टू 18। तो 18 के डिवाइज़र्स हैं 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18, और सबसे छोटा डिवाइज़र क्या है अदर देन 1? वो 2 है, और 2 एक प्राइम नंबर है। इसके बाद एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज़ आइदर प्राइम और डिविजिबल बाय प्राइम। कोई भी इंटीजर जो 1 से बड़ा हो उस पर सिर्फ 2 ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो 1 होगा, या तो वो प्राइम होगा, या वो किसी प्राइम से डिविजिबल होगा। ये लेमा यही बता रहा है ना, हर इंटीजर जो होता है वो एक प्राइम से डिविजिबल होता है। उसके बाद थ्योरम 11 है, लेट p बी अ प्राइम एंड a एनी इंटीजर, देन आइदर p डिवाइड्स a और a एंड p आर रिलेटिवली प्राइम। हमारे पास p कोई भी प्राइम है, a कोई भी इंटीजर है, तो किसी भी प्राइम और इंटीजर 2 नंबर्स, एक प्राइम है और एक इंटीजर है, इन दोनों में सिर्फ 2 ही रिलेशंस होल्ड कर सकते हैं। एक, या तो जो प्राइम होगा वो उस नंबर को डिवाइड करेगा, अगर ये केस नहीं है तो सेकंड केस क्या होगा? वो दोनों रिलेटिवली प्राइम होंगे। इसका प्रूफ आप खुद करना। उसके बाद है क्रोलरी 12, इफ़ p इज़ अ प्राइम। अच्छा, थ्योरम 11 की कोई एग्जांपल अगर हम देखें तो आप कोई भी प्राइम ले लें, 3 ले लें, और कोई भी इंटीजर ले लें, फॉर एग्जांपल 25।
अब 3 और 25 के दरमियान यही दो रिलेशंस हो सकते हैं, या तो 3 25 को डिवाइड करेगा या 3 और 25 रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो हम देखते हैं कि 3 जो है वो 25 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब। और फिर हमने ये भी देखा, हम देख सकते हैं कि 3 और 25 रिलेटिवली प्राइम है, तो हमारा सेकंड केस होल्ड कर रहा है। इसी तरह अगर आप एक प्राइम ले लें 5 और दूसरा नंबर ले लें 25, तो अब दो रिलेशंस हमने चेक करने हैं कि या तो 5 25 को डिवाइड करेगा या दोनों रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो हम देख सकते हैं कि 5 जो है वो 25 को डिवाइड करता है। उसके बाद क्रोलरी नंबर 12 है, इफ़ P इज़ अ प्राइम एंड P डिवाइड्स A B, देन P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। ये क्रोलरी क्या कह रही है कि अगर हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर P है जो दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो जो नंबर P होगा वो या तो A को डिवाइड करेगा या वो B को डिवाइड करेगा। उनमें से किसी एक को ज़रूर डिवाइड करेगा। अगर यहाँ प्राइम P ना हो, कोई और इंटीजर हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो अगर दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो उनमें से किसी एक को डिवाइड लाजमी करेगा। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये कंडीशन भी पढ़ी थी कि एक इंटीजर अगर दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो वो उनमें से किसी एक को कब डिवाइड करेगा, अगर वो दूसरे के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। ठीक है, लेकिन प्राइम के केस में रिलेटिवली प्राइम होने की कंडीशन नहीं आ रही। उसमें सिंपल यही है कि अगर प्राइम है और दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो उनमें से किसी एक को डिवाइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 जो है वो 36 को डिवाइड करता है। 3 प्राइम है, 36 हमने एक नंबर ले लिया। अब हम 36 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं? 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6, 4 इंटू 9, 3 इंटू 12, 2 इंटू 18। अब हम देख सकते हैं कि जो 3 है, जितने भी हमने पेयर्स बनाए हैं जिनके प्रोडक्ट में हमने 36 लिखा है, उनमें से किसी एक को लास्ट में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट में 3 6 को डिवाइड कर रहा है, सेकंड में 3 9 को डिवाइड कर रहा है, थर्ड में 3 12 को डिवाइड कर रहा है और 3 को भी कर रहा है, एंड फोर्थ में 3 18 को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है नंबर थ्योरी का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम हमें क्या बताता है? एवरी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ले लें जो 1 से बड़ा हो, उसको हम प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, यानी हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब यहाँ ग्रेटर देन 1 की कंडीशन क्यों आ रही है इंटीजर के ऊपर? क्योंकि अगर n इक्वल टू 1 हुआ तो 1 को हम 1 ही के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, लेकिन 1 तो प्राइम है ही नहीं, इसलिए हम लोगों ने कंडीशन लगा दी n इज़ ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब आगे, दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर। फैक्टर्स जो जिनके मल्टीपल में हम लोगों ने उस इंटीजर को लिखा था, जिनके प्रोडक्ट में हम लोगों ने उस इंटीजर को लिखा था, फैक्टर्स यानी वो प्राइम फैक्टर्स हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो ये रिप्रेजेंटेशन है, हमने कहा ना हर नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक है। किस सेंस में कि अगर हम जिन प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं उनकी तरतीब चेंज भी कर दें तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं 6 लेती हूँ, 6, तो 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3। फंडामेंटल थ्योरम ने हमें बताया कि हमने 6 को प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख लिया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 6 को लिख दूँ 3 इंटू 2, तो ये भी सेम वही बात है कि मैं 2 इंटू 3 लिख दूँ 3 इंटू 2। तो जो हम कह रहे हैं कि दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर अकर, तो यही है कि फैक्टर्स का ऑर्डर अगर हम बेशक चेंज भी कर दें लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन सेम ही रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 6 को 2 और 3 जो के मल्टीपल के अलावा किसी और प्राइम्स के मल्टीपल में लिख सकूं। कि जैसे फर्स्ट किया मैं कहूँ कि 2 और 3 के अलावा कोई प्राइम 5 और 11 के प्रोडक्ट में हम 6 को लिख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ 2 और 3 ही के प्रोडक्ट में हम 6 को लिख सकेंगे।
और ये ऑर्डर के बारे में यही है कि दैट इज़ कि अगर हम ऑर्डर जो है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर यूनिक होती है रिप्रेजेंटेशन के। अगर हम कहते हैं कि किसी भी n की दो रिप्रेजेंटेशंस हैं, एक n को हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं P1 P2 अप टू सो ऑन PR का, ये जनरल केस हो गया, हमने एग्जांपल से भी देख लिया। एंड n इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अप टू सो ऑन QS where PIs and QJs are primes. Then R is equals to S and PI is equals to QI after arranging in order। यानी क्या होगा, अगर हम इनको हम कहते हैं कि हमने अलग अलग प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख लिया, तो ऐसा नहीं है। क्या होगा, ये देखिए यहाँ P जो है R है, Q जो है S है, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या कहता है कि नंबर ऑफ़ जो प्राइम्स होंगे वो सेम ही होंगे। इसका मतलब R इज इक्वल्स टू S। और दूसरा ये कि अगर हम लोग उनको तरतीब से लिखें, पहले छोटा फिर बड़ा, या पहले बड़े लिख लें सारे फिर छोटे लिखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, तो जो P1 होगा वो Q1 के इक्वल आ जाएगा, P2 जो होगा वो Q2 के इक्वल आ जाएगा। जैसे अच्छा, ये फंडामेंटल थ्योरम की मोर एग्जांपल्स हैं। 34 को हम 2 इंटू 17 लिख सकते हैं, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। 42 को हम 2 3 7 लिख सकते हैं। 38 को 2 इंटू 19 लिख सकते हैं। 40 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो प्राइम नंबर 2 है वो रिपीट हो रहा है, प्राइम नंबर 2 3 टाइम्स आ रहा है। नेक्स्ट क्रोनरी हमें क्या कहती है कि अब जैसे यहाँ मैंने 14 को देखा कि वहाँ 2 जो था वो 3 टाइम्स आ रहा था, तो नेक्स्ट क्रोनरी हमें यही कहती है कि अगर हम लोग कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको उसका एक ही नंबर बना कर लिख लेते हैं, तो उस सूरत में भी हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो भी यूनिक ही होगी। दैट इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर n कैन बी रिटर्न यूनिकली इन अ कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म क्या होगी कि जैसे इस जगह पे हमने 40 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो कैनोनिकल फॉर्म क्या होगी, हम लोग सारे प्राइम्स को इकट्ठा कर लें, सिमिलर प्राइम्स को, और उनका एक फैक्टर बना लें। कैन बी रिटर्न यूनिकली इन अ कैनोनिकल फॉर्म क्या है, n इज इक्वल्स टू P1 रेज टू पावर K1 P2 रेज टू पावर K2 अप टू सोन PR रेज टू पावर KR वेयर फॉर ईच I इक्वल टू 1 to R KI's are positive integers and PI's are primes with P1 up to so on PR। ये क्या है कि बस हम लोगों ने बताया कि I क्या है, अगर ये जो पावर्स हैं K1 up to so on KR ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। दूसरा P1 up to so on PR ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तीसरा ये कि ये जो P1 P2 PR है इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। जैसे ये ऊपर हमने 40 को लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इसकी कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, 40 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5। ठीक है, अब आगे और एग्जांपल्स हैं कि राइट 4 7 2 5 17 4 60 इन कैनोनिकल फॉर्म। तो सिंपल हम लोगों ने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली और उसको कैनोनिकल फॉर्म में लिख लिया, यानी हम लोगों ने जो प्राइम नंबर्स थे उनको अलग अलग नहीं लिखा, उनको मिला के एक फैक्टर बना लिया। जैसे 3 टाइम्स आ रहा था तो हमने 3 की पावर 3 लिख ली, 5 2 टाइम्स आ रहा था तो 5 की पावर 2 लिख ली, और 7 1 टाइम था तो 7 को ऐसे ही लिख दिया। इसी तरह 17 4 6 0 को भी हम लोगों ने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लिया। अब नेक्स्ट क्रोनरी है 15। If n is less than -1 then there exist primes P1 to PR finite in numbers such that n is equals to -P1 up to so on PR। इससे पहले हमने फंडामेंटल थ्योरम में क्या देखा था कि कोई भी जो पॉजिटिव नंबर है n if n is greater than 1, जो ग्रेटर देन 1 हो, 1 के अलावा पॉजिटिव नंबर जो था उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। इसी तरह ये क्रोनरी उसी का एक सब रिज़ल्ट है कि हम किसी भी नेगेटिव इंटीजर को भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। लेकिन क्या होगा, सिंपल हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ले लेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। अगर फर्ज किया n इक्वल टू -50 है तो हम n इक्वल टू 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे और उसके बाद उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वही क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट में किया था कि why 1 इज़ नॉट प्राइम, तो
इसका मैं हिंट बता देती हूँ कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ही आपको पता चलेगा। और भी हो सकता है डिफरेंट वेज हों, लेकिन एक वे ये है कि आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज़ करते हुए शो कर सकते हैं कि 1 इज़ नॉट अ प्राइम। तो इसके बारे में आपने सोचना है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो नंबर थ्योरी का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, तो उसके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम 17 है, ये कॉन्सिक्वेंस है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। क्या है? द नंबर √2 इज़ इरेशनल। √2 जो है इरेशनल है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ करते हुए। अब इसका प्रूफ क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको पता चल सके कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसको फंडामेंटल थ्योरम का नाम क्यों दिया गया है। क्योंकि नंबर थ्योरी में बहुत से इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ही कॉन्सिक्वेंस है। प्रूफ है, लेट अस सपोज ऑन कंट्रारी √2 इज़ रैशनल। हमने कंट्रेरिली सपोज कर लिया √2 जो है वो रैशनल है। अब रैशनल है तो रैशनल क्या नंबर होता है? कोई भी नंबर जिसको हम दो इंटीजर्स की फ्रैक्शन में लिख सकें, जिसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकें, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। यहाँ हमने ये कंडीशन लगाई है कि साथ के a और b रिलेटिवली प्राइम है, यानी जो हम लोगों ने √2 है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, a और b को रिलेटिवली प्राइम लिया हुआ है, a और b का और कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है। जैसे अगर हम फ़र्ज़ किया 2 को लिख सकते हैं 4/2, या हम 2 को लिख सकते हैं 2/, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म देखें 2 को लिखने की तो 2 क्या होगा? 2/1। 2 और 1 क्या है? रिलेटिवली प्राइम। लेकिन हम 2 को 4/2 भी तो लिख सकते हैं, हम 2 को 8/4 भी लिख सकते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने ले लिया कि a और b जो है वो रिलेटिवली प्राइम हो, ताकि हमें √2 अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में मिले। दोनों तरफ स्केयर ले लिया तो हमें मिला 2b² = a²। दिस शोज़ दैट b² डिवाइड a²। यहाँ हमने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाई। अब किसी नंबर का स्केयर जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है, b का जो स्केयर है वो a² को डिवाइड कर रहा है। तो अगर किसी नंबर का स्केयर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करे तो इसका मतलब वो नंबर भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। दिस शोज़ दैट b डिवाइड्स a²। इफ़ b इज़ ग्रेटर देन 1। अब हम देखते हैं कि b कैसा इंटीजर है, क्योंकि a और b हमें नहीं पता वो क्या इंटीजर है, बस इतना पता है कि वो दोनों रिलेटिवली प्राइम है। इफ़ b इज़ ग्रेटर देन 1, अगर b कोई भी नंबर है ग्रेटर देन 1, यहाँ पे अब लगेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो क्या कहता है? कोई भी इंटीजर अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखने का मतलब कि उसका कोई प्राइम डिवाइज़र होगा। इफ़ b इज़ ग्रेटर देन 1, सो देयर एग्जिस्ट अ प्राइम p सच दैट p डिवाइड्स b। तो p जो होगा वो b को डिवाइड करेगा। अब p जो है वो b को डिवाइड कर रहा है और b जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब p जो है वो a² को डिवाइड करेगा। यहाँ से हमें क्या मिला? एक नंबर किसी नंबर के स्केयर को डिवाइड कर रहा है। तो हमने पीछे क्रोलरी देखी है 12। क्या था? अगर प्राइम p किसी दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो उनमें से किसी एक को डिवाइड करेगा। अब यहाँ हमारा नंबर प्राइम जो p है वो a² को डिवाइड कर रहा है। a² को हम लिख सकते हैं a² = a × a। तो इसका मतलब p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। दिस शोज़ दैट अगर एक नंबर, अब देखें कि p जो था वो b को भी डिवाइड कर रहा था, p जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब p है वो a और b का डिवाइज़र है, कॉमन डिवाइज़र है। ठीक है, तो इसका मतलब a और b का जो GCD होगा, p जो है वो कॉमन डिवाइज़र तो है, लेकिन जो जब सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा जितने भी डिवाइज़र्स में से, वो फिर p से बड़ा या उसके इक्वल होगा। हो सकता है p ही सबसे बड़ा हो या उससे बड़े भी डिवाइज़र्स हमें मिल सकते हैं। दिस शोज़ दैट GCD ऑफ a एंड b इज़ ग्रेटर और इक्वल टू p।
लेकिन पीछे हमने एज्यूम किया था जब हमने √2 को डिफ़ाइन किया था कि a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम, बट a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम, सो दी ओनली पॉसिबिलिटी इज़ b इक्वल टू 1। यानी जो हमने एजम्पशन ली थी इफ़ b इज़ ग्रेटर देन 1, वो हमारी एजम्पशन होगी फॉल्स। इसका मतलब b जो है वो 1 के ही इक्वल है। जब b 1 के इक्वल हुआ तो हम √2 को जो हमने लिखा था a/b, यहाँ b इक्वल टू 1 डाला तो हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू a। लेकिन a क्या था, वो भी एक इंटीजर था। हमें पता है ना कि हम रैशनल नंबर जो होता है उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर होते हैं। हमने पीछे डिफाइन करते वक्त भी मेंशन कर दिया था a और b इंटीजर्स हैं, बट a इज़ एन इंटीजर, सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। अजम्पशन क्या थी कि हमने एज्यूम कर लिया था √2 एक रैशनल नंबर है, सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, हेंस √2 इज़ इरेशनल। उसके बाद थ्योरम 18 है यूक्लिड्स थ्योरम। इससे पहले हमने यूक्लिड्स लेमा पढ़ा था, ये यूक्लिड्स थ्योरम है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स, कि नंबर ऑफ प्राइम्स जो हैं वो इनफाइनाइट है। आज तक ये बुक या जहाँ से भी हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो काफ़ी ओल्ड बुक्स हैं, लेकिन यूक्लिड ने उससे भी पहले ये कह दिया था कि नंबर ऑफ प्राइम्स जो है इनफाइनाइट है। ऐसे नहीं है कि नंबर ऑफ प्राइम जो हो वो फाइनाइट हो, हमें आगे से आगे कोई नया प्राइम मिलता जा रहा है। अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट आई है प्राइम नंबर्स की, कि अगर हम लोग 1 to 81 प्राइम नंबर्स लिखें, 1 फिर 2 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 4 लिखें, 5 अप टू सो ऑन 81 तक अगर हम नंबर लिखें तो ये एक हमें नंबर मिल रहा है, ये नंबर भी प्राइम है। ये एक रिसेंट रिज़ल्ट आया है। आगे है प्राइमेलिटी टेस्ट, प्रोपोजिशन 19 है। ये हमें कोई भी नंबर दिया हो, हमें कहा जाए कि इसको चेक करें कि ये प्राइम है या नहीं, तो हमारी अप्रोच क्या हो सकती है कि कोई भी नंबर हमने चेक करना है कि क्या वो प्राइम है या कंपोजिट। तो हम क्या करेंगे, हम उस नंबर से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उनको चेक कर लेंगे कि क्या वो हमारे गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं या नहीं। या अगर हमने थोड़ा और सिंपल चेक करना है तो हम उस नंबर से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो चेक कर लेंगे कि क्या वो प्राइम नंबर्स हमारे गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं या नहीं। अगर तो नहीं करते, इसका मतलब हमारा गिवन नंबर प्राइम है। अगर करते हैं तो हम कहेंगे हमारा गिवन नंबर कंपोजिट है। अब अगर आपको कोई लार्ज नंबर दे दिया जाए, और ज़्यादा लार्ज भी नहीं, फ़र्ज़ की अगर आपको 100 ही दे दिया जाए, आपसे कहा जाए चेक करें कि क्या ये प्राइम है या कंपोजिट, तो हमें 100 से छोटे सारे प्राइम्स देखने पड़ेंगे। क्या होंगे, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23। अब 100 तक और प्राइम्स आ रहे हैं, फिर हमने पहले सारे प्राइम्स देखने हैं, फिर हम लोगों ने सारे प्राइम्स को 100 पे डिवाइड करके देखना है, को 100 से डिवाइड करना है, फिर देखना है कि उनमें से कोई 100 को डिवाइड करता है। अगर करता है तो 100 का कंपोजिट है, अदरवाइज़ वो एक प्राइम नंबर है। तो ये जो प्रोपोजिशन 19 है ये हमारा काम थोड़ा आसान कर रही है। ये हमें एक क्राइटेरिया बता रही है कि हमारा कोई भी नंबर कंपोजिट कब होगा, वो देख लेते हैं। लेट n ग्रेटर देन b1 बी अ कंपोजिट इंटीजर, ये कोई कंपोजिट इंटीजर है। देन देयर एग्जिस्ट अ प्राइम p सच दैट p डिवाइड्स n, तो हमारे पास एक प्राइम p एग्जिस्ट करेगा जो n को डिवाइड करेगा। ये तो फंडामेंटल थ्योरम से ही हमें पता चल रहा था कि हर प्राइम को हम चूँकि प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई प्राइम तो होगा जो उस नंबर को डिवाइड करेगा। एंड ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एंड p इज़ लेस और इक्वल टू √n। ये हमें बता रहा है कि जो हमारा प्राइम डिवाइज़र होगा ना, वो उसके अंडर रूट से या स्क्वायर रूट से छोटा ही होगा। अब जैसे हमने चेक करना है कि 25 जो है वो प्राइम है या कंपोजिट। कैसे चेक करेंगे 25 से? अगर हम दूसरे तरीके से जाएं अपने, तो क्या होगा, 25 के डिवाइज़र्स क्या आएंगे, प्राइम डिवाइज़र्स 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 है, ठीक है। तो हमें देखना पड़ा कि 2, 3, पहले तो हमने सारे उससे छोटे प्राइम्स लिखने थे ना, 2 लिखना था, 3 लिखना था, 5 लिखना था, 7 लिखना था, 11, 13, 17, 19 और 23। फिर अब हमने इनमें से चेक करना था कि इसका कोई डिवाइज़र है या नहीं। तो इस
प्रोपोजिशन ने हमें बताया कि हमें 25 से छोटे सारे देखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल 25 का ले लेंगे स्क्वायर रूट और फिर स्क्वायर रूट से छोटे प्राइम्स देख लेंगे। अगर तो वो कोई प्राइम उसको डिवाइड कर रहे हैं, हम उस स्क्वायर रूट से छोटे सारे प्राइम्स देख लेंगे और उन्हीं में से एक हमें प्राइम मिल जाएगा जो हमारे उस नंबर को डिवाइड करता होगा। 25 है, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब उसके स्क्वायर रूट से छोटे क्या क्या है? 2 है, 3 है और 5 है। 2 तो डिवाइड नहीं कर रहा, 3 भी डिवाइड नहीं कर रहा, 5 डिवाइड कर रहा है। तो हमें आगे 7, 11 वगैरह पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें हमारा आंसर 3 नंबर्स के अंदर अंदर ही मिल गया। अब अगर हमारे पास थोड़ा बड़ा इंटीजर दिया हो, कंसीडर a = 509, हमने चेक करना है क्या ये कंपोजिट है या प्राइम। अब इससे छोटे कितने प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन हमने प्राइमलिटी टेस्ट यूज़ करना है। 509 का स्क्वायर रूट लेना है तो वो 22 और 23 के दरमियान कोई रियल नंबर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम 22 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब चेक कर लेंगे कि क्या उनमें से कोई 509 को डिवाइड करता है या नहीं। तो 22 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 5 2 टाइम्स लिखा गया, 5 है, यहाँ 5 की बजाय 7 आएगा, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। लेकिन इनमें से कोई भी 22 को डिवाइड नहीं कर रहा, 22 को नहीं, 509 को। इनमें से कोई भी 509 को डिवाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब 509 एक प्राइम नंबर है। आपने देखा कि अगर हमारे पास बड़ा इंटीजर भी था तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग फॉर ऑल प्राइम्स लेस देन दैट इंटीजर एंड देन चेकिंग वेदर दे डिवाइड ओवर गिवन इंटीजर, हमने सिंपल उसका स्क्वायर रूट लिया और स्क्वायर रूट से छोटे सारे प्राइम्स चेक कर लिए जो उस इंटीजर को डिवाइड करते हैं।